पहला आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पठन और आपका वाचन। पहली बात तो हम ये है कि हम यह देखते हैं और जानते हैं और यह सीखने की प्रैक्टिस में होते हैं कि हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर यह पठन और वाचन क्या है। पठन से मतलब है कि हम अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति का विचार, चाहे वो मौखिक रूप में हो, चाहे वो किसी पुस्तक के रूप में हो, किसी भी प्रकार से हो, जब हम वही भाव को, वही विचार को बिल्कुल सेम भाव में जब हम उसको लेते हैं या सीखते हैं, उससे ग्रहण करते हैं, तब वहां पर हम क्या करते हैं कि पठन का कार्य कर रहे होते हैं। पठन से आपका सीधा सीधा तात्पर्य है किसी भी चीज के बारे में पढ़ना या फिर उसको देखना या उसका पाठ करना। ठीक है, पठन के बारे में एक परिभाषा के रूप में एक महान विचारक ने ये कहा है कि पठन के द्वारा जितना भी लेखन में सारा कार्य दिया जाए वह सब कुछ पठन ही कहा जाएगा। और अगर हम बात करते जाएं तो पठन के लिए पुस्तकों में, ज्ञानों में, पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में जो कुछ भी ज्ञान से संबंधित हम कुछ भी देखते हैं या पढ़ते हैं वो सब कुछ पठन में ही आ जाता है। और दूसरा उसका जो पहलू है वह पहलू आपका ये है कि पठन के साथ साथ हम जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम उसको तीन भाव में ग्रहण करते हैं। पहला भाव उसको होता है हमारा क्या, देखना। दूसरा भाव उसको होता है पढ़ना। और जो तीसरा भाव होता है पढ़ने के बाद में उसका बोलना। तो जब हम बात करते हैं बोलने की, तो ये जो आपका बोलना है यह बोलना संपूर्ण आपका वाचन में कहा जाएगा। हम जितनी भी बातें करते हैं वह सब कुछ वाचन ही होता है। दूसरा अब क्या है कि अब जब हम पठन के बारे में सीख गए हैं, जान गए हैं, तो हम ये भी जान लेते हैं कि आपके पठन के कितने प्रकार हैं। मतलब हम कितने प्रकार से किसी चीज का पाठ करने की हम में योग्यता है। तो पहला जो उन्होंने पाठ आपका दिया है, पहला जो पॉइंट आपका दिया गया है वह पहला पॉइंट है आपका सस्वर वाचन या सस्वर पाठन। यह क्या है कि जब हम कोई भी पॉइंट, बिंदु या लेख को बोल बोलकर, जैसा कि पुस्तक में दिया गया है और पुस्तक में दिखाया गया है, वैसा ही हम उसको जोर जोर से पढ़ते हुए जो भी हमारे जितने भी वोकल कॉन्सोनेंट या व्यंजन या फिर स्वर हैं, हम जो भी बोलते जाते हैं उन सबको एक साथ अपनी सामूहिक स्वर में बोलना ही क्या है, सस्वर वाचन है। मतलब क्या कहा जाए तो इसकी परिभाषा के रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि मौखिक पठन स्वर में पठन का ही एक ढंग है। मतलब जो चीज हम अपने मन में पाठ करते हैं या हम उसको बोल करके पाठ करते हैं तो वह दोनों ही चीजें वाचन में ही आ जाती है या पठन में ही आ जाती है। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, मौखिक पठन। यह क्या है कि जब हम किसी वस्तु को, मौखिक से होता है तात्पर्य कि जब हम किसी चीज को बिना बोले हुए और मन ही मौखिक पठन। मैं आपसे बोल रहा हूँ मौखिक से मतलब हम किसी चीज को बोलते जाते हैं और बोलते हैं अपने मुख द्वारा, जब हम उसका पाठ करते हैं तो वह मौखिक पठन ही कहा जाता है। तीसरा आपका जो आता है पॉइंट ये है इसमें मौखिक पठन के उद्देश्य। दूसरी बात क्या है कि क्या कारण है कि हमको मौखिक पठन के जो भी लक्ष्य या केंद्र बताए गए हैं वह कौन कौन से
उद्देश्यों के बारे में हमको जानकारी सौंपते हैं। वह हमको कौन कौन सी जानकारी या हमको सूचनाएं देते हैं। तो पहला जो मौखिक पठन का जो उद्देश्य है वह है शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण से मतलब है कि हम कोई सा वर्ण जिस प्रक्रिया से बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं वह बोलना ही क्या होता है, उच्चारण। और बिल्कुल सही कि जैसा वर्ण है, जैसा उसका शब्द है, वैसा ही उसका जो भावार्थ हमें सामने वाले तक पहुंच सके, या बिल्कुल जैसा पुस्तक में वर्णित है वैसा आप बोल भी रहे हैं, तो वह आपका क्या है, मौखिक पठन का उद्देश्य। पहला कौन सा, कि जो भी छात्र और छात्राएं हैं वह बिल्कुल शुद्ध बातों में अपनी बातों को बोल सकें या अपना वाचन कर सकें। दूसरा है कि वह ध्वनि के तार चढ़ाव, मतलब आवाज को कहां पर बेस उसका ऊपर लेकर जाना है, कहां पर आपको अपनी वॉइस का बेस जो है वो नीचे ले करके जाना है, यह जो है तार ऊपर जाना, और यह जो भी आपका होता, और यह हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आपका आरोह और अवरोह, यह दोनों। तो हम क्या है कि हम शुद्ध उच्चारण के साथ साथ ध्वनि के ऊपर और नीचे, यानी तेज और धीमे स्वर में बोलना, यह भी हम सीख जाते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा पॉइंट है इसमें उसका क्या भाव रूप है, कि मतलब जो वाक्य या कोई पद या कोई पोइट्री या साहित्य का कुछ भी जब हम देखते हैं तो किस भाव में उसको वहां पुस्तक में वर्णित किया गया है, यह भी हम छात्रों को बताने के लिए, सेम भाव रूप को जानने के लिए भी हमें मौखिक पठन के बारे में जानना पड़ता है। अच्छा, फोर्थ उद्देश्य क्या है, फोर्थ उद्देश्य में है, यहां पर आता है कि वह पठन के बारे में, जो भी उनका पाठन है, पाठन के बारे में वह जितनी भी पाठन की बंदिशें हैं या जितने भी उसके नियम और बताए गए हैं, वह उन सभी से जितने भी विद्यार्थी हैं वह सभी परिचित हो सके। पांचवा यह है कि कोई सा वाक्य या कोई सा पॉइंट या कोई सा केंद्र बिंदु आपका, वह अगर वह हम किसी साहित्य को पढ़ रहे हैं, आप ऐसे सोचिए कि जैसे हम किसी वीरता से पूर्ण कोई भाव अगर हम पढ़ रहे हैं, तो क्या है कि उस भाव को पढ़ते पढ़ते भीतर हमारी देह के अंदर वह वीरता का जो भाव है, वह वीरता की जो ताकत है, वीरता का जो बल है, वह भी सामने हमारे बोलने में प्रदर्शित होना चाहिए। अगर हम कोई प्रेम का गीत है वह अगर हम गा रहे हैं, तो भी हमारी बोलचाल में वह प्रेम और माधुर्य भी सामने वाले को प्रस्तुत होता हुआ दिखाई देना चाहिए। यह सब मौखिक पठन के ही आपके उद्देश्य हैं। अच्छा, पांचवा आपका क्या है, पांचवा है आपका मौखिक पठन के प्रकार, मतलब हम कितने प्रकार से लोगों को अपने मुख से बोलकर कैसे हम अपना वो करते हैं पाठन या वाचन, और वह पाठन और वाचन इतने प्रकार का है, यह भी मैं आपको भी बताता हूं। तो वह है, अच्छा,
एक बात और मैं आपको बताना भूल मैं गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वह क्या है कि मौखिक पाठन के उद्देश्य में हम एक चीज का और ध्यान देते हैं, वह होता है आपके जितने भी विराम चिन्ह हैं, विराम चिन्ह के बारे में संपूर्ण जानकारी को सौंपना। कि भाषा में विराम का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि कौन से वाक्य पर, कौन से भाव पर हमें वहां पर स्टॉप करना है, वहां से जाना है और जाते जाते अपने भाव तक पहुंचना है, अंतिम बिंदु तक पहुंचना है। तो यह हमको सब कुछ विराम के जो प्रतीक है, विराम के जो सिंबल्स हैं, उनसे हमको जानकारी मिलती है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सेकेंड सेम में और फर्स्ट सेम में भी हमने आपको ये सब बताए हैं। विराम आपके चिन्ह आपको सब पता है, कॉमा, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह सारे विराम चिन्ह होते हैं। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम मौखिक पठन के उद्देश्य का जो पॉइंट नंबर जो 6 है, वह भी हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर कहा जा तो है अर्थ की दृष्टि से, कि जो भी आपका अर्थ है वह क्या हम उसके भाव के सापेक्ष कौन सा भाव आपको सौंप रहे हैं, यह हमको भी पाठन के द्वारा ही क्या हमको हो जाता है। चलिए, अब ये आपका पॉइंट नंबर 4 ये आपका कंप्लीट हो चुका है। पॉइंट नंबर 5 है आपका मौखिक पठन के प्रकार। ये मैं बता रहा हूं कि आपको कितने प्रकार से मौखिक जो पठन है वह किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मौखिक पठन का पहला जो है प्रकार, तो हम आपको पहले ही बताए थे, वह है व्यक्तिगत पठन। आपका ये आपका क्या है, पहला व्यक्तिगत पठन है। यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्तिगत में कोई भी एक छात्र या कोई भी एक बालिका जब स्वयं के लिए ही पाठन का कार्य कर रही होती है और साथ में कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा छात्र, दूसरा बालक नहीं बैठता है, तब वह क्या होता है, व्यक्तिगत पाठन। व्यक्तिगत पाठन से मतलब है कि अपने स्वयं से ही किसी चीज का पाठ करना या स्वयं ही किसी चीज को पढ़ते हुए जाना। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका सामूहिक पठन। सामूहिक पठन कैसे होता है, जब हम किसी सेमिनार में और विद्यालय में और कई सारे बच्चों और कई सारे समूहों के साथ में जब हम अपना एक साथ मिलकर के जब हम पाठन करते हैं, वाचन करते हैं, तो वह सामूहिक पाठन कहा जाता है। जैसे कि सामूहिक के नाम से ही आपको यह चीज की जानकारी आपको हो रही होगी कि सामूहिक पाठन से मतलब है कि एक अपने संपूर्ण समूह के साथ पाठन, चाहे वो आपकी कक्षा हो, चाहे आपका विद्यालय हो, चाहे कोई सभा हो, जहां पर भी सभी कई सारे छात्र मिलकर के पाठन वाचन करते हैं, वहां पर आपका सामूहिक पाठन किया जाता है। पहला क्या है, सामूहिक पाठन के भी यहां पर भेद बताए गए। देखिए, पाठन जो है वह बहुत ही विस्तृत है प्रक्रिया, और जब हम किसी एक विस्तृत प्रक्रिया की आप भी हम वो करते हैं, बात करते हैं, तब हमको क्या मालूम पड़ता है कि हम जैसे जैसे केंद्र बिंदु पर बढ़ रहे हैं, वहां पर आपका आता है पहला पाठन क्या है, आदर्श पाठन। ये क्या है, जब प्राध्यापक विद्यार्थियों के सामने, जब प्राध्यापक विद्यार्थियों के सामने, मतलब यहां पर क्या है कि प्राध्यापक और विद्यार्थियों के बीच ही आपकी वार्ता है। जब आपका प्राध्यापक विद्यार्थियों के सामने कोई भी पाठ की प्रस्तुति देता है,
तब वह आपका आदर्श पाठन कहलाता है। अच्छा, दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका है नु पठन। ये क्या है कि जब प्राध्यापक विद्यार्थियों को देववाणी संस्कृत के किसी श्लोक का पुस्तक में देखकर और पुस्तक में देखकर के फिर विद्यार्थियों से बोलकर कि आप भी मेरे साथ इस देववाणी माता के श्लोक को बोलिए, और जब वह प्राध्यापक बच्चों से उस श्लोक को सभी बच्चों से कहता है कि आप सब बोलिए, और जब बच्चे उस देववाणी श्लोक का जोर जोर से सस्वर पाठन करते हैं और तब वह आपका नु पठन होता है। मतलब प्राध्यापक के बोलने के बाद विद्यार्थियों का प्राध्यापक की बात को बोलना, यह आपका क्या है? नु पठन। पॉइंट आपका आता है नंबर 3। पॉइंट आपका आता है नंबर 3 और ये है नु रण पाठन। ये आपको शब्द पूरा पता ही है कि जब हम किसी व्यक्ति या प्राध्यापक को कुछ कार्य करते देखते हैं तो जैसा कार्य वह कर रहा होता है, विद्यार्थी जब प्राध्यापक को स्वयं देख करके ठीक प्राध्यापक की तरह ही जब अपना वाचन और पाठन कार्य करते हैं, तब वह आपका नु रण पाठन कहलाता है। तो ये तो रहा आपका पाठन का वाचन, पाठन के पठन के प्रकार। और जब हमने यहाँ पर उसका महत्व समझा है और पठन के प्रकार समझे हैं, मौखिक पठन समझा है, मौखिक पठन के उद्देश्य समझे हैं और मौखिक पठन के प्रकार भी हमने आपको बताए हैं, तो क्या है कि जब हम किसी चीज का पाठन करते हैं या करते हैं तो जहां जहां उसमें लाभ होते हैं, लाभ के साथ साथ उसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं दोष? तो मैं बताऊंगा आपको मौखिक पठन के दोष। मौखिक पठन के दोष ये क्या है कि एक आपके देववाणी संस्कृत में एक विज्ञान एक विचारक हुए और वह नाम था उनका याज्ञवल्क्य। वह क्या कहते हैं कि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मौखिक पठन के कई सारे दोष हैं। पहला तो है कि संकेत होकर पढ़ना, यह आपका क्या है कि जब आप किसी बात को या किसी पठन को जब आप देखते हैं और आपके मन में संदेह का कोई भाव हो या आपके मन में कोई शक या संदेह कोई जा रहा हो कि हम जो पाठन कर रहे हैं वह सही है या कि नहीं है, तो भी उसमें मौखिक पठन का दोष ही समझा जाएगा। दूसरा है भय। भय ये अब क्या है? भय क्या है कि जब हम किसी के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है और हम किसी चीज को उसका भावार्थ में नहीं जा पाते हैं, तो विद्यार्थी के मन में एक प्रकार का वो होता है, भय होता है। और वो जो भय जो होता है वो भय की वजह से भी बालक को मौखिक पठन करने में
प्रॉब्लम होती है, बाधा होती है, दिक्कत होती है, तो वह क्या है कि ये भी मौखिक पठन का दोष ही कहा जाएगा। फिर क्या है, जोर जोर से पढ़ना, चिल्लाकर, मतलब जो भाषा का बोलने का जो मानक है, हम जब उस मानक से भी तेज जा करके जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो क्या होता है कि जिस भावार्थ और उसमें जिस भावार्थ और भाव में हम उस वाक्य या पद को बोल रहे हैं, वह उस भाव से विहीन हो जाता है। तो क्या है कि हमको जोर जोर से भी, चीख चीख करके के भी पठन और वाचन नहीं करना चाहिए। अच्छा, तीसरा क्या है, स्पष्ट ना बोलना। कोई भी वाक्य, कोई भी पद, कोई भी शब्द, कोई भी वर्ण, हम जो भी बात करें या बोलें, वह बिल्कुल साफ हमको बोलना चाहिए, ताकि हमने जिस भाव को लेकर वो बात कही है, सामने वाले तक भी वही बात पहुंचनी चाहिए। तो वह क्या है कि हमको साफ भी बोलना चाहिए। तीसरा क्या है, आंख के स्वर। हमने प्राय ये चीज हमने गौर की है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, वह बोलते वक्त नाक का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, और जब वह नाक का प्रयोग करते हैं तो स्वार अनुस्वार, हम जिसको बिंदी, अंकी बिंदी कहते हैं, वह प्रत्येक वाक्य में जब हम बोलते जाते हैं, तो वह वो जो नाक के जो वॉल्यूम की जो वॉल्यूम है, नाक के जो साज है, नाक की जो सार है, वह भी बोलचाल में प्रदर्शित होने लगती है। और ये क्या है कि फिर वह साफ शब्द वर्ण वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। अच्छा, अटू स्वर में पढ़ना। हम किसी बात को हम प्रेम से ना बोल, अरे आपके आवेश में जब हम कहते हैं, तब भी हम अपने मौखिक पठन का दोष है उसको प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, और ये भी है कि कई सारे, जैसे ये कि आपके स्वर का न देना ध्यान। अच्छा, बोलने में जब आप पाठन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको किसी अगर आनंद ना हो आपके मन में, बिल्कुल कोई भाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, आपसे को जैसे बोझ मान करके आप वाचन कर रहे हैं, पाठन कर रहे हैं, तो वह भी आपका कहा जाएगा कि यह मौखिक पठन का ही दोष है। और विषम बलाघात, ये आपका जो पॉइंट है, विषम बलाघात। विषम, ये मैंने आपके बहुत बार आपसे मैंने ये चीज पूछी है। बलाघात, बलाघात से मतलब है कि हमको जिस वर्ण पर हमको जोर देना है, बल देना है, हम वो वर्ण और वो जो शब्द है, हम वहां ना अपना बल दे करके हम किसी दूसरा कोई वर्ण हो, वहां पर अपनी जो बल है, जो ताकत है, वह दिखाएं, तो वो क्या होता है, विषम बलाघात। मतलब विपरीत जगह पर अपने बल को देना, यह आपका विषम बलाघात भी कहा जाता है। चौथा है आपका क्या, व्याकुलता। मतलब व्याकुलता से मतलब है कि जब हम पाठन कर रहे हैं, तब हम यहां पर जब हम अपना पाठन कर रहे हैं, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम बोल रहे हैं पुस्तक में देख करके, लेकिन जो हमारा मन है उसमें एक बेचैनी है। मतलब कहने का तात्पर्य कि हमारा ध्यान
अपने पाठन पर नहीं, कहीं दूसरी जगह पर, है ना। तो क्या है कि यह व्याकुलता जो है आपके मन की, यह आपका ध्यान है वह भटकाती है, और विद्यार्थी का जो मन है वह पाठन की ओर ग्रसित नहीं हो पाता है। अच्छा, दूसरा क्या है, तालहीन, मतलब कौन सा सुर, कौन से स्वर के साथ, कौन से राग के साथ, कौन से बिहार के साथ, कौन से ताल के साथ बताया जाएगा, गाया जाएगा, वैसा बालक ना करके बहुत ही साधारण में जब बोलता है, वाचन करता है, पढ़ता है, तब व्यापक का तालहीन की भांति पढ़ना उसको कहा जाता है। अच्छा, हम आपके बात कर रहे हैं, जब हमने आपको बता दिए मौखिक पाठन के दोष, ठीक है। अब हम मौखिक पाठन के दोष से भी बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि मौखिक पाठन के क्या लाभ और उसके क्या प्रकार और उसके क्या 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 उसके अंदर योग्यता है, क्वालिटी है, वह भी हम आपको बताएंगे। तो उसमें क्या है, मौखिक पठन के गुण, ये क्या है, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मौखिक पठन के बहुत सारे गुण हैं। मौखिक पठन के बहुत सारे गुण हैं, जिनमें सबसे पहला गुण है आपका माधुर्य। माधुर्य आप लोग समझते हैं, मधुरता से होता है ना। मधुरता से मतलब है कि हम जो बात कह रहे हैं या जो भी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं या जो भी हम बोल रहे हैं, वह बोलते हुए इतना सुमधुर होना चाहिए कि जो व्यक्ति उसको देख रहा है या जिसके कानों तक पठन की साज पहुंच रही, आवाज पहुंच रही है, वह उस व्यक्ति के जो सुनने वाले जो मांसपेशियां हैं, वह उन सभी मांसपेशियों को लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए या उनको सुनने में उसको मधुरता का सानंद प्राप्त होना चाहिए। दूसरा क्या है, पदों का विभाजन। ये क्या है कि हमने इतने भी अपने मौखिक पठन के पद हमने लिए हैं, वह हमको किस प्रकार से बांट कर, विभाजन से मतलब है कि उनको तोड़ कर या उनको बांट कर हमें सामने वाले को यूं प्रस्तुत करना है। तो वह क्या है, पदों का विभाजन हम यूं बताएं कि ताकि सामने वाले तक सही भावार्थ में संपूर्ण बात को पहुंचाया जाए। अच्छा, फिर अच्छा, और तीसरा क्या है, वह सब कुछ इतना साफ और बढ़िया हो, आकर्षक हो कि बोलने वाला वो बात को ढंग से एक ही रो में बोल सके। जैसे ना किसी उसका झील का बहता हुआ पानी कहा जाए, मतलब बोलने में एकदम स्मूथली जाए, तो हम आपसे कह सकते हैं। तो ये थे आपके मौखिक पाठन के गुण। और दूसरी जब हम आपकी वीडियो बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा मौखिक पठन के उद्देश्य क्या है, मौखिक पठन के से लाभ क्या है और मौखिक पठन की कितनी आपकी सीमाएं हैं। यह हम आपको दूसरी
वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे। यहाँ तक आज मैंने आपको बता